Greetings from Law Prep. I'm Nupur, your legal guide, mentor, and coach. I'm back again with another very requested video. मैम हमें सारे ऑप्शन में से yes और no समझ आ जाता है, yes और yes की रीजनिंग नहीं आती है, no और no की रीजनिंग नहीं आती है. So to start with, I have a lot of questions that we are going to discuss. ये अभी सारे लेटेस्ट मॉक से लिए मैंने ताकि आपको फ्रेशली याद होंगे. तो आप मॉक नंबर 40, 38 एंड योर 37 ये सब निकाल कर रेडी रखेंगे. उसी के बाद में द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन स्टार्ट इज, आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि 12th तक की आपकी एक आदत थी कि आप 12th में यू आर गिविंग 10 to 15 पेजेस दैट यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन योर आंसर शीट. एक पेज में, दो पेज में उसको वो लिखना होता था. आपने पढ़ा 20 पेज है पर लिखना आपको वही है, 2 पेज का लिखना है. या फिर आपने पूरा एक पेज पढ़ा है, उसमें से आपको 2 लाइंस लिख कर जानी होती है जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है. दिस इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ क्लैट. क्लैट आपको एक अनसीन पैसेज दे रहा है. क्लैट का क्या गोल है, वो आपको एक लॉ सिखाता है. ठीक है, जैसे मोस्टली अभी हमारे मॉक्स में आ रहा है दे गिविंग प्रिंसिपल्स. वो आपको कोई लॉ सिखाता है, वो आपको एक सिचुएशन देगा कि अगर आप कभी लॉ पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, लीगल प्रोफेशन को फॉरवर्ड करना है, राइट. तो जज बन जाए, जुडिशरी में जाए, या फिर आप वकील भी बने या लीगल एडवाइजर बने, आपको पता होना चाहिए कि सर्टेन सिचुएशन में कौन सा लॉ लगेगा, राइट. तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ वो अनसीन पैसेज आपका लॉ है, उससे बाहर आपको कभी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इट डाउन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू राइट इट डाउन. आप अपने मॉक डायरी में लिख लें फर्स्ट पेज पे, नेवर सेलेक्ट एनी ऑप्शन दैट इज आउटसाइड द पैसेज. ऑप्शन आपको जो आपको पैसेज ने जो सिखाया है आप वही फॉलो करेंगे. उससे ज्यादा, उससे कम आपको कुछ भी नहीं आता है. आपको सिर्फ उस पैसेज ने जो सिखाया है आपको वही आता है. ठीक है. उसके बाद में हमेशा, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, द होल पैसेज आप उसे पढ़ते हैं, आप पूरा पैसेज आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को भी आराम से पढ़ते हैं, ऑप्शन वो टिक करते हैं. दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू. आप पूरा पैसेज पढ़ा, आपने जो समझा, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने जो समझा, आपने वो ऑप्शन टिक किया जो आपको समझने में सही लगा था. आपने वो ऑप्शन टिक नहीं किया जो पैसेज में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. डायरेक्ट ऑन द फेस जो भी है, जो लॉ की बात कर रहा है, हम हमेशा वो ऑप्शन चूज करेंगे. ठीक है. तो हमेशा पहली बात कि आपको हमेशा क्या करना है, वही चीज सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पैसेज में गिवन है. डू नॉट गो बियॉन्ड योर पैसेज. आई विल राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट इट इज इजी. फर्स्ट, डू नॉट go beyond your passage. क्लैट ने जब नोटिफिकेशन निकाला, उसने क्लियरली बोला है ये कि हम आपका लीगल नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, हम आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, आईक्यू चेक कर रहे हैं. कि अगर हमें आपको कोई लॉ पढ़ाया, 10 कोर्ट होंगे, 10 अलग अलग आपके पास रेमेडीज अवेलेबल होगी. सबसे बेस्ट रेमेडी जो आपको पढ़ाई गई है, आप वो कैसे लगा सकते हैं, उनको ये जानना है. तो यू विल नेवर गो बियॉन्ड द पैसेज. आपको वो लॉ पता है, नहीं पता है, नहीं जाना है. इसीलिए आपको अपना पैसेज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी वो एक या दो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के दे देगा टू चेक इफ यू आर अप्लाइंग व्हाट इज गिवन, या आपने जो पढ़ा है आप वो अप्लाई कर रहे हो. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जैसे आया था 2020 में, उसने कुछ ना कुछ एक दो चीजें हटा के दी थी. जिन लोगों ने पैसेज पे स्टिक किया उनके आंसर्स करेक्ट थे, जिन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज लगाया था उनके आंसर्स गलत हो गए. ठीक है. फर्स्ट इज नेवर गो बियॉन्ड the passage. Your second thing that you should take care is do not mark what you understand, right? Do not mark what you understand. अब वो मार्क नहीं करेंगे जो आपको समझ आया है, अब वो मार्क करेंगे जो पैसेज में से निकला है या जो क्वेश्चन में से निकला है. कोई ना कोई कीवर्ड्स. Also, you can go and see how to read passages, how to read the questions. I've made videos earlier also, right? तो उसमें आप क्या मार्क नहीं करेंगे, जो आपको समझ आया. आपने पूरा पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, वो ऑप्शन चूज किया जो कि लेमैन्स लैंग्वेज में था, नहीं. आपको लॉ का, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का हमेशा चूज करना है. ये दो ट्रिक से आपकी एक्यूरेसी 100%, 99% इंक्रीज हो जाएगी.
उसके बाद में जो भी 1% रहेगा yes and yes वाले का, वो हम अभी डील कर लेंगे, ठीक है? चलो, this is what, this is your question 66 from mock 40. 66 mock 40, this is the latest mock. For people who have not attempted, please do that, analyze and then check it, ठीक है? जो लोग हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं भी हैं, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लें, द कॉन्टेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट? फिर आता है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन बोल रहा है, मिस्टर शर्मा, अ वेल्दी बिजनेसमैन डाइज लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ Mrs. Sharma and their 2 children, Abhinav and Meena. In his will, Mr. Sharma transferred the majority of his estate, including a factory and several properties, to a trust in which Mrs. Sharma, Abhinav and Meena are equal beneficiaries. As per the terms of trust, Mrs. Sharma is the trustee. The trust prohibits the sale of any assets. Prohibits the sale of any assets but permits income generated from the assets to be distributed among the beneficiary. यही तो ट्रस्ट का वो होता है, नहीं भी पता, ये बता रहा है। मैं सब कुछ बहुत धीरे धीरे आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. You have to read this into 3 speed, ठीक है? फिर आता है, however, Mrs. Sharma, needing capital to invest in a startup, decides to sell one of the properties. Can she do so? No, because हमने ऊपर पढ़ा है. Abhinav and Meena pose this arguing that as per the terms of the trust, the property cannot be sold. Will Mrs. Sharma succeed in her decision to sell the property? One important thing, जो लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन आपसे आंसर चाहता है, मोस्ट चिल्ड्रन स्किप इट. वो पूरा फैक्ट्स पढ़ लेंगे, पर वो जो लास्ट लाइन है, जैसे कि ये वाली लाइन जो है आपकी, तो लास्ट लाइन, विल मिसेस शर्मा सक्सीड इन हर डिसीजन टू सेल दी प्रॉपर्टी. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मिसेस शर्मा जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहती थी वो कर सकती है? हमें ऊपर पता चल गया था कि नहीं कर सकती है. ऑन द फेस नो आंसर. नो के 2 ऑप्शंस देख लेते हैं, बी और डी. No, Mrs. Sharma will not succeed because the terms of the trust prohibit the sale of the assets. First का no option, second का no, Mrs. Sharma will not succeed because as according to the trustee, her role is to manage the assets for the benefit of all the beneficiary, not just herself. ये हमें किसने बताया? ये वाली point of thing, people who have marked D, who think D is right, can you please tell me where is this given? It is not given anywhere. ये अगर हमने आपको पढ़ाया, ये आपको तब पता होगा, प्लस ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है. क्लैट इज ऑलरेडी एक्नॉलेज, उसको सब आता है, वो हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहता है. ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है कि मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा will not receive as a trustee, her role is to manage the assets for the benefits of all the beneficiary, not just herself. इसलिए वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं. नहीं करना है. पैसेज से जो समझा वो यहाँ लाकर नहीं लगाना है. सिर्फ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रस्ट प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, इसलिए क्या वो प्रॉपर्टी को, क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या वो प्रॉपर्टी सेल कर सकती है? हम कहेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ने मना किया है. सिंपल, आपको जो बोला गया आप वही आंसर देंगे, तो अपना आंसर होगा बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड to our next question. This is from your mock 38. All these questions have been specially and बहुत मेहनत से कंपाइल किए गए हैं, क्योंकि आई हैव रिसर्च एंड आई हैव सीन किड्स कि मैम हमारे, आई हैव सीन कि क्या नो में क्या रीजनिंग गलत हुई थी, कौन से क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की रीजनिंग गलत हुई थी. तो प्लीज, इवन इफ यू थिंक आपका सही है, दिस इज अ गुड थिंग दैट यू नो, ऑल्दो आपकी रीजनिंग गलत हो सकती है. सो इवन द वीडियो इज फॉर यू, ठीक है? फिर क्या होता है, एंड दोज पीपल who get it right but do not know कि right reasoning क्या है. मैम ये तब सही लगा था, पर अभी ये दोनों ही सही लग रहे हैं. So this video is also for you. Now question 58 from mock 38.
Mr. A is a well-established professional skydiving instructor operating a skydiving institute. He has taken all safety measures and complies with all professional regulations to maintain the safety standard of his institute. Mr. B, a healthy adult with a keen interest in adventurous activities, enrolled in Mr. A's institute to learn skydiving. Before beginning his training, Mr. B is made to assign an indemnity form that contains detailed terms and conditions, explicitly mention that the skydiving is a dangerous sport that could result in severe injuries or even death. Despite understanding the risk, Mr. B signs the form and proceeds with the training. Unfortunately, during one of his diving sessions, due to an unforeseeable technical glitch, Mr. B's parachute failed to open, causing his tragic death. The post-incident inspection reveals that the parachute failure was in no way linked to any negligence or oversight of Mr. A's part. Can Mr. A be held liable for Mr. B's death? जिस स्पीड से मैंने पढ़ा है उस स्पीड से आपको फटाफट पढ़ना है, ठीक है? Can Mr. A be held liable for Mr. B's death? हमें सबको पता है, हमारा क्वेश्चन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मिस्टर ए के तौर पे कोई भी नेग्लिजेंस और कुछ भी नहीं थी. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने भी बता दिया है ये, ठीक है? नो वे लिंक्ड टू नेग्लिजेंस और ओवरसाइट ऑफ मिस्टर ए's पार्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, Mr. A had a professional obligation to ensure the safety of his student. Yes तो नहीं होगा. नो तो हमें पता चल ही गया है. तो फिर से आते हैं नो के दो ऑप्शंस में क्या है, बी एंड डी. No, because Mr. B had given his informed consent, understanding the risk associated with skydiving, and the act was what? Pure accident. फिर आता है no, because the failure of parachute was not due to any negligence on part of Mr. A, but an act of poor luck. One thing is very important, ऊपर वाला आपको एक राइट लीगल पॉइंट पे दे रहा है. क्या दे रहा है कि पहला आपने कंसेंट किया था, आपने सब सोच समझ के कंसेंट किया था. फिर जो हुआ, अगर आप कंसेंट सोच समझ कर भी करते, रिस्क भी होता, फिर भी कुछ नेग्लिजेंस से हो जाता, तब क्या होता हमारे पास में कि नहीं, ये नेग्लिजेंस से नहीं हुआ है और किससे हुआ है? प्योर एक्सीडेंट से हुआ है. इसने दोनों चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है. दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसमें, यहाँ इंडेमनिटी वाली एक बात कर रखी है, ठीक है? पहला इसने बता दिया कि हाँ कंसेंट भी था, कंसेंट के साथ में एक एक्सीडेंट भी हो गया, तो आपका केस क्या हो गया? थम्स अप, सुपर पावर हो गया आपका केस. तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने डी को कैंसिल करा. ये पुअर लक क्या होता है? एन एक्ट ऑफ पुअर लक. क्या है ये एक लेमन्स लैंग्वेज है. हम क्यों चूज करेंगे ये? हम तो लॉयर्स है ना, राइट? थिंक योरसेल्फ एज अ लॉयर. हम लॉयर्स हैं, हम अच्छा ऑप्शन चूज करेंगे बी. हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमने केस प्रेजेंट किया, हम ये आर्ग्यूमेंट देकर जीत के आ गए, ठीक है? Two things I've explained. Let us move forward to our next question. Our next question is 59. So 59 में क्या बोल रहा है? Person is a shopkeeper who sells electronic goods in a busy market. He has a licensed revolver with him for self-defense. As he is aware of frequent robberies in the area, one day he sees a customer browsing through his products and suspect that he is a thief. He confronts the customer and asks him to show his identity card and receipt. The customer refuses and tries to leave the shop. ठीक है? The customer refuses and tries to leave the shop. The shopkeeper grabs him by the collar and threatens to shoot him if he does not cooperate. The customer pushes him away and runs out of the shop. The shopkeeper chases him, fires his revolver at him, hitting him in the leg. He claims that he acted in good faith. ये क्या क्लेम कर रहा है कि इसने गुड फेथ पे एक्ट किया है? कौन? कस्टमर कर रहा है या शॉपकीपर? शॉपकीपर, यस. फिर आता है chases him and property from unlawful aggression and that he did not exceed the right of private defense given by law. Question is asking, is he liable for his act? हमें पता है बहुत ज्यादा आर्बिटरी हो गया ये. कोई कस्टमर आया था, वो सामान देख रहा था, उसे लगा वो चोर है, वो जा रहा था, उसने उसका कॉलर पकड़ा और बोला अपनी चीजें दिखाओ. उसने नहीं दिखाया, वो भागा, वो उसके पीछे भागा. He could have used force by hands or legs also.
प्लस आई डू नॉट थिंक इट इज जस्टिफाइड, अगर कोई आपके दुकान में आ रहा है तो आप चोर ही मान लोगे उसे, वो लग रहा है चोर। पब्लिक अथॉरिटीज किस लिए है? ये सारा मेरा एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, सो दैट यू ऑल्सो थिंक इन माई वे दैट आई एम थिंकिंग। ये सारा नेगेटिवली बोल रहा है, क्या हम इसको ये बोल रहे हैं कि मैंने अपना प्राइवेट राइट का डिफेंस या प्राइवेट राइट्स एक्सीड नहीं किया है? तो किया है या नहीं किया है? क्या इसका इज ही लायबल फॉर हिज एक्ट? यस ही इज लायबल फॉर हिज एक्ट। तो यस में अपने पास दो ऑप्शन है, ए एंड डी। Yes, he is liable for his act because he acted recklessly and negligently without verifying the facts and caused harm that was disproportionate to the threat. A option. D option, yes, he is liable for his act because he acted with criminal intention and knowledge and caused harm deliberately with a calculated misbelief. Two things here. Private defense का इसने claim किया है, ठीक है, इसने ये नहीं बोला है कि मेरा एक डिसबिलीफ था, कहीं पे भी इसने कोई भी वैसा कंटेंशन किया है नहीं किया है। प्राइवेट डिफेंस का इसने बोला है, कंटेंट किया है, इस आपसे पूछा है क्या ये लायबल होगा, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ ये लायबल होगा। आप एक वकील हैं तो आप क्या बोलेंगे सामने वाले को? ये लायबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने क्या किया? ही एक्टेड रेकलेसली एंड नेग्लिजेंटली विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स। किसी को भी अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको चोर लग रहा है, क्या आप उसका कॉलर पकड़कर फिर उसे वेरीफाई कर पाएंगे? ये राइट तरीका होता है करने का? नहीं, राइट। तो ये क्या था? नेग्लिजेंट था और रेकलेस था। फिर एंड कॉज्ड हार्म दैट वाज डिसप्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट। ये एक लाइन देके ही आपको आंसर टिक कर देना चाहिए था कि यस, उसने बोला ये डिसप्रोपोर्शनेट नहीं था, ये लॉ ने उसको दिया है। तो आप अगर कोई केस लड़ने जा रहे हैं, आपको वो केस जीतना, आप क्या बोलेंगे? सामने वाले पार्टी ने बोला है कि नहीं नहीं ये तो सही था, आप क्या बोलेंगे? नहीं ये गलत था, ये डिसप्रोपोर्शनेट था। आपने बंदूक पे चलाई, उस पे आपका कॉलर पकड़ा, आप उसके पीछे भागे, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट। चीजें चुरा के ले जाता ना, वो ऑलरेडी बाहर है आपके उस पूरी शॉप से, क्या चुरा सकता है वो? डिसप्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज ए। एंड harm deliberately with a calculated misbelief, ये क्या है? ये आपने जो पूरा पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, आपको सबसे सही ऑप्शन ये लगा क्योंकि आपने वापस पैसेज में जाकर क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे ही नहीं जिससे आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड? प्लीज टेक केयर ऑफ द पॉइंट्स दैट आई एम पॉइंटिंग आउट। यू कैन ईदर राइट इट डाउन इन योर मॉक डायरी ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक 39। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का रीजनिंग की वजह से गलत हुआ था। प्लीज रीड द क्वेश्चन। Mrs. Sharma and give birth to twins in a remote village which does not have immediate access to registration office. ये birth registration और certification का आपका passage था. So I do not think I need to reference the passage because you have your mocks with you. फिर आता है, after 2 months she managed to register the birth of one of her twins at a nearby office. However, due to unforeseen circumstances, she was unable to register the birth of the second twin with the prescribed time limit. Now, after 6 months, she wants to register the birth of a second child. She submits an application for late registration with all the required documents, but fails to pay additional fee due to financial constraints. The registration officer refuses to register the birth of second twin, citing non-payment of additional fee. Aggrieved by the officer's refusal, Mrs. Sharma decided to take the matter to court. Will Mrs. Sharma succeed in her claim against the officer? ऑफिसर की कोई भी गलती दिख रही है हमें यहाँ पे? नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे? नो। I will explain all the options because people have already done yes. Yes में उन्होंने क्या चूज किया था? Yes, because she has submitted an application for late registration with all the required documents. पैसेज में गिवन है, दो एसेंशियल्स हैं, इसमें भी गिवन है, पैसेज में नहीं भी हो तो भी इसमें दे रखा है कि आपको क्या करना है, आपको सारे एप्लीकेशन सबमिट करना है प्लस एप्लीकेशन प्लस योर लेट फी, ये दोनों चीजें आपको सबमिट करनी है। एप्लीकेशन भी सबमिट करो, लेट फी भी सबमिट करो, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद में आता है तो क्लेम तो नहीं कर सकती है, नो ऑप्शन बी एंड डी।
नो बिकॉज शी फेल टू पे द एडिशनल फी रिक्वायर्ड फॉर लेट रजिस्ट्रेशन, या फिर नो बिकॉज द बर्थ ऑफ सेकंड ट्विन शुड हैव बीन रजिस्टर्ड एट द सेम टाइम एज द फर्स्ट। पीपल हु हैव डन डी, तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है उसने, वो एडवाइस नहीं मांग रहा है। आपने ये बोला है कि भाई जब पहले के कराने गया था तभी दूसरे वाले का भी करा लेता, ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हारी? ठीक है, तो उससे क्या समझ आ रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हो, क्लैट को वो नहीं चाहिए। आपका ये ऑप्शन 100% गलत होगा। व्हाट शुड योर ऑप्शन बी? ए। हमें पता है उसने क्या नहीं दी, फीस नहीं दी। फीस देना जरूरी है, कंपाइल करना जरूरी है, उसकी वजह से उसे मना किया गया। तब हमने वो ऑप्शन चूज किया, यस बिकॉज शी सबमिटेड एन एप्लीकेशन, sorry, no because she failed to pay the additional fee required for late registration. रजिस्ट्रेशन लेट कराया, उसकी एक लेट फी होती है, आपने नहीं दी तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपका क्लेम वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ऑफिसर हमेशा सही होगा इस वाले एक्ट में। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता कौन है? एक ऑथराइज्ड एंटिटी है। अप्रोचेस द रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ मिसेस डिसूजा रिक्वेस्टिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ न्यूली अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्ट किया उन्होंने। मिसेस डिसूजा रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड द बर्थ सर्टिफिकेट इन साइटिंग प्रिवेसी reasons and mention that the birth certificate can only be given to the biological parents. हमारे ये पैसेज में कुछ भी ऐसा रिलेटेड थे गिवन नहीं था, जबकि उससे ऑपोजिट कुछ गिवन था। Mr. Gupta decides to take the matter to the court. Will Mr. Gupta succeed in his claim against Miss D'Souza? Miss D'Souza कौन है जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहिए था उन्हें? हमारे पैसेज में दो चीजें गिवन है। अगर कोई एंटिटी है, कौन है एंटिटी? ऑथोराइज्ड एंटिटी है, तो उन्हें वो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर इज व्हाट? विद गुप्ता सक्सीड क्लेम इन अगेंस्ट मिसेस डिसूजा? यस। टू ऑप्शन ए and your C. Yes, because an authorized entity, he has the right to obtain the birth certificate. Yes, because Ms. D'Souza has a duty to provide birth certificate to individuals who have a legit claim. Two things. दोनों आपको सिमिलर साउंड कर रहे होंगे। एक चीज डायरेक्टली पैसेज से गिवन है, एक चीज आपकी नॉलेज या आपके डेरिवेशन से है। अब इसमें अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं, यस बिकॉज मिस डिसूजा हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड बर्थ सर्टिफिकेट टू इंडिविजुअल्स हु हैव अ लेजिट क्लेम, जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तब आप बोल रहे हैं चाहे वो गलत काम किया हुआ हो, चाहे वो प्राइवेसी से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो कि नॉर्मली लगता है। फॉर एग्जाम्पल, all women are entitled to maintenance. Maintenance is a duty that a husband should give. क्या ऐसा हमारा ये एक ड्यूटी होती है? Is it restricted or unrestricted? जब आप ये सेलेक्ट करते हैं कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब ये वाला होता है, ठीक है, कि उसको ड्यूटी है कि जो भी ये क्लेम लेकर आ रहा है उसको दो ही दो। क्या वो दे सकता है? नहीं ना, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप आर्बिट्ररी हो जाएंगे। जैसे मेंटेनेंस वाला है, हर हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होता है, हमें पता है कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। जैसे अगर कोई अडल्ट्री में रहना है, रीजनेबल उसके बाहर रह रहा है, अगर वो अपने कॉन्जुगल राइट्स छोड़ चुका है और रीजनेबली वो बुला रहा है फिर भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अगर कोई स्पाउस गलती में है तो क्या उससे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? नहीं। तो हर चीज आप इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट अगर बोल देते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, हर चीज के साथ में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इफ यू अवॉइड दोज रिस्ट्रिक्शंस तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं चूज करेंगे, आप एग्जैक्ट वही चूज करेंगे कि हाँ, ये सेम वर्ड एंटिटी, ऑथोराइज एंटिटी यहाँ पे भी है और पैसेज में भी गिवन है, इन मोस्ट प्रोबेबली और लास्ट सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ। ऑथोराइज एंटिटी अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, ऑथोराइज इंडिविजुअल और एंटिटी ऐसा पैसेज में गिवन है, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे विच इज एब्सोल्युटली राइट। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, ऑफिसर जेन वाज असाइन्ड टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट vaccines under a government initiative. In an attempt to maximize vaccination rates, Jane directed vaccines
to a remote village with an alarming disease rate. However, due to this, a city hospital faced vaccine shortage, causing distress to city dwellers. In response to Mr. X, a city resident decided to file a lawsuit against Officer Jain for causing harm by mismanagement of vaccine distribution. Will Mr. X succeed in his claim against Jain? उसने क्या किया, वो इंचार्ज थी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. उसने एक गांव में जहां क्या था, अलार्मिंग डिजीज रेट थी, वहां वो वैक्सीन भेज दी. उसकी वजह से हॉस्पिटल में शॉर्टेज हो गई और सिटीजन्स को थोड़ी सी परेशानी हो गई, या सिटीजन्स को क्या हुआ, डिस्ट्रेस हो गई टू सिटी ड्वेलर्स, जो वहां रहते थे उन्हें डिस्ट्रेस हो गया. तो क्या वो लायबल होगी ये क्लेम में कि उसने कोई गलत काम किया है? नहीं किया है. तो हमारा ऑप्शन आता है बी और डी. नो, बिकॉज ऑफिसर जेन वाज परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज अंडर द एक्ट एंड इज दस इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. अगेन माय इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब ये बोल रही हैं कि वो इम्यून है क्योंकि वो अपना ड्यूटी कर रही थी, तो क्या जब वो रेकलेस होगी, नेग्लिजेंट होगी, तब भी वो इम्यून होगी? आप अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रही है, उसमें वो कुछ भी कर ले, वो हमेशा इम्यून रहेगी. जबकि हमारे पैसेज ने बोला है नेग्लिजेंट और रेकलेस इंक्लूडेड नहीं होगा, इंटेंशनल किया है वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा. तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे, आप बोलेंगे डी ऑप्शन. नो, बिकॉज ऑफिसर जेन्स एक्शन वर इन गुड फेथ. अगर वो काम गुड फेथ में कर रही है तब उसे एक इम्यूनिटी मिलेगी. क्या बोलेंगे हम कि उसने ये काम एक गुड फेथ में किया था, उसकी वजह से कंट्रोल द पेंडेमिक स्प्रेड, यहाँ स्प्रेड हो रहा था, इसे नेसेसिटी लगी, इसने सोचा कि मैं अपने गुड फेथ में यहाँ लगा देती हूँ, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी या उन्हें कोई परेशानी होगी, यहाँ तो एपिडेमिक फैल रहा है. ठीक है, समझ आ गया, इजी इनफ. ऑलवेज रिमेंबर, वाइडर कॉन्टेक्स्ट वाला चूज करोगे तो उसमें क्या होगा, आप सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर पाओगे. रिस्ट्रिक्शंस अगर साथ में दे रखी है, लाइक वी रीड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, प्लस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट टू इक्वालिटी प्लस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें ऐसे चूज करनी होती है. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में कुछ भी नहीं दे सकते ना, राइट टू डाई थोड़ी इंक्लूडेड है, राइट? समझ आ गया. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79. 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, amidst a serious pandemic, Officer Ravi, a government official, initiates a protocol of sealing the houses of affected individuals. During the process, Ravi orders the sealing of Mr. Verma's house, presuming a family member had क्या होता है, presuming a family member has tested positive based on what, rumors. As a result, Mr. Verma suffers substantial business losses as he couldn't attend crucial meetings. When he realizes the mistake, Mr. Verma decided to sue Officer Ravi for the loss. Will Mr. Verma succeed in his claim against Officer Ravi? तो मिस्टर वर्मा का क्या किया, घर सील कर दिया. क्यों किया? क्योंकि पहले उन्होंने प्रिज्यूम किया, दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेस्ड ऑन रूमर्स एक्ट किया. तो हमें क्या पता चला इसमें कि आंसर क्या होगा, आंसर तो यस होगा. ए एंड सी ऑप्शन में से अब एक चूज करेंगे अपन. यस एंड यस में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो yes, Mr. Verma will succeed because Officer Ravi acted based on unverified information. Yes, Mr. Verma will succeed because the action caused significant financial loss. सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस का मतलब होता है कि अगर ये इंसान, जैसे हमने ऊपर देखा था, गुड फेथ में कि हाँ यहाँ कुछ लोग हंस रहे हैं, या अपने गुड फेथ में, जैसे इसमें तो वो नेग्लिजेंटली रूमर्स पे एक्ट कर रहा है, ऊपर वाले में अगर वो सेम ऊपर वाले का अप्लाई करते, गुड फेथ में काम कर रहा होता, और फिर अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस होता, तो क्या हम उसको स्यू कर सकते थे जो अपना काम गुड फेथ में कर रहा है? नहीं, राइट? उसने पहला क्या किया, उसने नेग्लिजेंट काम किया है, प्लस रूमर पे वर्क किया है. he acted negligently plus he acted on rumors. इसलिए वो क्या था, he was what, because acted based on unverified information. इसलिए हम उसे स्यू करेंगे. आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है इसलिए नहीं करेंगे. आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता था जब वो सही भी काम कर रहा होता, तो क्या आप जाकर उसको स्यू कर सकते थे? नहीं. इसलिए आप ऑप्शन ए चूज करेंगे, विच इज मोर साउंड एंड अप्रोप्रिएट. ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर आते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. फर्स्ट,
You do not have to use your extra knowledge, आपको नहीं लगाना है. Do not go beyond your passage. ठीक है? Second point. Third point, that you do not have to put what you think is right. आपने what you think is right, of course you have to put that, but not what you think you understand. हमने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, लास्ट में अगर आपने ऑप्शन पढ़ा, आपको जो पूरा पढ़ा था उसमें जो समझ आया आपने वो टिक किया, वो टिक नहीं करना है. यू हैव टू स्टिक. फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू स्टिक टू योर लीगल नॉलेज, जो कि आपको पैसेज ने पढ़ाई है, नॉट योर एवरेज नॉलेज. प्लस always and always use your common sense of a 12th grader. ठीक है? People who are in 11th, please grow up, try to grow up. तो ये सारी नॉलेज आप यूज करेंगे. आई होप आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी मॉक डायरी में, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लें, एंड एवरी टाइम बिफोर यू गो टू योर मॉक रिवाइज देम. उससे आपको वो पॉइंट्स याद रहेंगे. इट इज नॉट अ लॉट, आपकी एक्यूरेसी इससे 100% इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज माई क्लेम, right? Thank you everybody. Please comment down below if you like the video. Please like it, share. Thank you.